अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे पीछे जिस सियासतदान की तस्वीर देख रहे हैं ये कोई आम सियासतदान नहीं है। ये है आज़म खान, वो लीडर जिन्हें कभी रामपुर का सुल्तान कहा गया, कभी अक़लियतों की आवाज़ और कभी तनाज़ात का बादशाह। 23 महीने तक जेल में रहने के बाद आज वह दोबारा आज़ाद हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आज़म खान की रिहाई सिर्फ एक शख्स की आज़ादी है या यूपी की सियासत में एक नए तूफान का आगाज़ है? अगर आज़म खान को जानना है तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मान्य। अब चलिए जानते हैं कि आज़म खान साहब को क्यों जेल हुई, उन पे कौन कौन से मुकदमा दर्ज थे। पहला मुकदमा था जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस। बेटे के लिए 2 तारीख पैदाइश दिखाई गई, उसमें सजा 3 साल कैद हुई। उसी केस में वो जेल गए थे। दूसरा जमीन पर कब्जा केस,
इल्ज़ाम था कि उन्होंने किसानों और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अपनी यूनिवर्सिटी और दूसरे मंसूबों में शामिल किया। तीसरा, जौहर यूनिवर्सिटी केस, ज़मीन खरीदने में धांधली, रिकॉर्ड में जालसाजी, सरकारी ज़मीन ज़बरदस्ती शामिल करने का इल्ज़ाम था। चौथा, एक पुरानी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा और कागजात में गड़बड़। पांचवा, दीगर छोटे छोटे मुकदमात, कुल तकरीबन 80 से 90 केस थे, जिसमें बकरी चोरी, किताब चोरी, सरकारी मशीन हथियाने का इल्जाम, धौंस धांधली वगैरह था। खुलासा ये कि आजम खान जेल गए जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में, लेकिन उन पर जमीन कब्जे और यूनिवर्सिटी से जुड़े बड़े मुकदमात भी शामिल हैं। साथ ही कुछ छोटे मुकदमात भी दर्ज हैं। 23 सितंबर 2025 को, यानी कुल 23 महीने बाद उनकी जेल से रिहाई हुई। और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी सरकार ने उनको किस तरह परेशान किया, और ये कयास लगाया जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में जाएंगे। इस सवाल पे उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में क्या कहेंगे? जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हो रहा है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि